Very good morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Here we are discussing about Chapter 2, Class 10 NCERT Science book, Acids, Bases and Salts. In this chapter, we have discussed what are acids, what are bases, and what are the indicators, how we can distinguish acids and bases with the help of the indicators, and what is the neutralization process, how acids and bases react to form the salts. और हमने ये भी देखा कि जो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमने रीड किया कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, और हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमने डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद हमने ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक था कि मेटालिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ रिएक्शन, जैसा कि हमने ये न्यूट्रल रिएक्शन देखा था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो जब हमने ये देखा कि हमारा एसिड जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो इट मीन जो हमारा मेटालिक ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और जब हमारा बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो ये बेस है ये हमारा रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे और दे विल शो फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। तो अब हमने ये भी देखा था कि एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन है। हमने देखा था कि सभी जो एसिड्स हैं वो जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एच आयन देते हैं, और जो बेसिस हैं वो एच आयन में डिजोल्व करने पर ओ एच आयन देते हैं। हमने डाइल्यूशन प्रोसेस देखा था, अगर हम एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इन एसिड्स और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन इन बेसिस डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम, और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हमें ये बताना हो कि अगर कोई भी आपको एसिड दिया है या कोई भी बेस दिया है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एच आयन बनते हैं, और बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ओ एच आयन फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका नंबर ऑफ एच आयन कितना है, नंबर ऑफ ओ एच आयन कितना है सॉल्यूशन में, यही आपका बताता है कि आपका एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हमने ये देखा था कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हमें ये बताएंगे कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या आपका गिवन सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है। तो अब मान लो हमें ये है कि क्वांटिटेटिवली हमें ये बताना है कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया है। मैं कर्सर से थोड़ा सा मार्क करना चाहूंगी। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर दिया है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है कि आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाएगा और आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताएगा कि सॉल्यूशन में आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये इस तरह से ये आपका एक पीएच स्केल दिखाया है। तो पीएच बहुत सारे, मतलब जैसे कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं तो उनका पीएच क्या है, तो ये एक पीएच पेपर है, या फिर हम यूं कहें कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो इससे हम क्या है कि मतलब जैसे हमारा सब्सटेंस है, जब उसको पीएच पेपर से चेक करेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि ये इसका कलर कहाँ पे मैच कर रहा है और इसका क्या पीएच वैल्यू है, और पीएच वैल्यू से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हमें वो समझना है। ये देखिए एक्चुअली होता क्या है, अगर हम बात करें आपके पीएच की, तो जो पीएच है, पीएच आपका होता है माइनस log ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, और एच आयन आपके किस में है, सॉल्यूशन में, माइनस log ऑफ एच आयन। तो अब ये देखिए कि मान लो आपके पास एच आयन की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -1 है। अब अगर आपके पास एच आयन की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -1 है तो उसका
ये एच आयन की कंसेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। एच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, आपके पास कंसेंट्रेशन है 10 टू पावर -1। अब इसका पीएच निकालेंगे आप, तो इसका पीएच कितना निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -1, तो माइनस लॉग और 10 टू पावर -1, लॉग 10 टू पावर -1 आ जाएगा, आगे माइनस है, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ पे लाई करेगा, हमारा यहाँ पे लाई करेगा 1। अब ये देखिए, अगर हमारे पास एच आयन की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -7 है, अगर एच आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास 10 टू पावर -7 है, तो पीएच कितना आएगा 7। और अगर हमारे पास एच आयन की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -14 है, तो पीएच कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -14, तो 14 आएगा। और यहाँ पे एच आयन की कंसेंट्रेशन, जब पीएच हमारा 1 है, तो एच आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 10 टू पावर -1। अब आप यूं देखिए, 10 टू पावर -1 ज्यादा है कि 10 टू पावर -7, ये देखिए माइनस में, पावर माइनस में है, तो 10 टू पावर -1 मतलब 1/10, और 10 टू पावर -7 1/10 टू पावर 7। तो अभी हमारी एच आयन की कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली 10 टू पावर -1 ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किधर ज्यादा है आपका, जैसे जीरो की तरफ, हम यहाँ से 14 से जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एच आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब पीएच आपका 14 है, आपके हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1/10 टू पावर 14, मतलब बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एच आयन की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -14, ये आपका बोला जाता है कि जब आपका पीएच 7 टू 14 के बीच में लाई करता है, तो आपके सॉल्यूशन बेसिक हैं, और जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपका बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। जब आपका पीएच 7 है, तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल माना जाता है, और जब पीएच 7 है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -7 है। ओके, अब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम हो जाएंगे, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -5, सो ऑन 10 टू पावर -1 एंड 10 टू पावर 0। तो ये देखिए, जब आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, तो आपका पीएच वैल्यू कम हो रहा है, और पीएच वैल्यू कम हो रहा है, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया तो, यहाँ पे इधर देखिए आपका एच आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। जब हम 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं, आपका पीएच वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन आपका बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जब न्यूट्रल है, आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच 7 है, तो आपका हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है 10 टू पावर -7। और जैसे जैसे हम 0 की तरफ, पीएच 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं, हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जैसे 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -1। तो मतलब क्योंकि पावर जो है माइनस में है, तो हमारा एच आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। एच आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये है एक पीएच स्केल। पीएच क्या होता है ये मैंने बता दिया कि माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 7 है, इट मींस वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और अगर पीएच स्केल पे आपका पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, तो इट मींस आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। और जब पीएच आपका 7 से 14 की तरफ इंक्रीज होता है, तो इट मींस आपके सॉल्यूशन में OH आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, और आपका अल्कली स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होता जा रहा है। तो ये जो पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज होता है फॉर मेजरिंग पीएच। अच्छा, ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल को हम यूज करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मेजर करने के लिए। और इस पीएच स्केल में जो पी है, पी का मीनिंग है पोटेंस, जो कि जर्मन में पावर के लिए यूज होता है। और यहाँ पे पीएच स्केल पे हम 0 टू 14 तक, ये दिखाया है कि पीएच स्केल में 0 टू 14 तक हम पीएच मेजर कर सकते हैं। जो 0 वाला है वो आपका वेरी एसिडिक है, और 14 वाला आपका वेरी अल्कलाइन है। ये हम बता ही चुके कि 7 पे आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, आपका एसिडिक नेचर बढ़ेगा सॉल्यूशन का, और जैसे जैसे OH आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। OH आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, इट मीन आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ से पीएच स्केल से, पीएच पेपर से कैसे एक सब्सटेंस का हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये जो एक्टिविटी 2.11 में दिखाया है, ये आपको वही बताया है कि ये बहुत सारे सॉल्यूशन आपको देखने हैं, और उनका पीएच वैल्यू आपको चेक करना है।
तो जो भी आपको मान लो ये टेबल 2.2 में आपने क्या किया कि एक कॉलम में आपने बहुत सारे सॉल्यूशन लिए, तो ये देखिए इसमें आपको क्या करना है, इन सॉल्यूशन का आप पीएच पेपर पे कलर नोट कीजिए कि जब पीएच पेपर आपने मान लो पीएच पेपर लिया, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन डाला, तो पीएच पेपर का कलर क्या आता है तो वो नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए कि हमने लेमन जूस लिया और लेमन जूस जब हम पीएच पेपर पे डाल रहे हैं तो हमारा कलर ये कहीं ऑरेंज रेड की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कलर आ रहा है, तो हम यहाँ से हम ये बता पाएंगे कि हमारा जो लेमन जूस है उसका पीएच 2.2 आया। अगर pH 2.2 आया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई pH की। अब नेचर ऑफ सब्सटेंस पूछा है, लास्ट कॉलम में आपसे पूछा है नेचर ऑफ सब्सटेंस। हमें ये पता है कि 7 पे न्यूट्रल है, 7 से 0 की तरफ एसिडिक होता जाएगा, तो 2.2 क्या होगा, एसिडिक होगा। अच्छा, हम एक और बात कर लेते हैं। मान लो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे आपका जो कलर आ रहा है वो ब्लू की तरफ जा रहा है, ग्रीनिश ब्लू जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच है दैट इज अराउंड 10, तो 10 है, तो अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू 10 हो गई। अब नेचर ऑफ सब्सटेंस बताइए, क्योंकि 7 से 14 की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा बेसिक नेचर आता है सब्सटेंस का, सॉल्यूशन का, तो ये सब्सटेंस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया, बेसिक इन नेचर हो गया। जो प्योर वाटर अगर हम लेते हैं तो उसका पीएच 7 होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4 होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो दिए हैं सॉल्यूशन, इनका अगर आप पीएच देखेंगे तो जैसे सैलिवा की अगर हम बात करें तो सैलिवा अगर बिफोर मील हम देखेंगे, बिफोर मील की अगर हम बात करें तो सैलिवा जो है जनरली अल्कलाइन रहता है, थोड़ा स्लाइट अल्कलाइन रहता है, 7.4 के अराउंड सैलिवा का पीएच रहता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाने में क्या होता है कि खाने में मान लो कार्बोहाइड्रेट है, तो जो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू करते हैं। हमने बताया ना कि सैलिवा में डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो सैलिवा में जब आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा तो एसिड रिलीज होगा, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया, तो एसिड रिलीज होगा। अब एसिड रिलीज होगा तो आपका जो सैलिवा है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो जो इसका पीएच वैल्यू है वो 7 से कम हो जाएगा, मतलब 6 के अराउंड आ जाएगा। तो इसका कहीं पे वैल्यू 5.8, कहीं पे 6.2, लेकिन जो सैलिवा का रेंज है वो जनरली दिया है कि 6 से 7.4 7.6 तक रहता है, तो ये आपका सैलिवा का रेंज है। बट ये कंफर्म है कि बिफोर मील आपका स्लाइटली अल्कलाइन होता है और आफ्टर मील आपका स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। लेमन जूस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो आपके कलरलेस एरेटेड ड्रिंक होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक अगर हम बात करें तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, इनका जो रेंज है वो बिलो 6 रहता है। कैरेट जूस का भी अराउंड 6 रहता है पीएच वैल्यू। कॉफी आपका एसिडिक होता है, ये भी 4.8 से 5.1 तक इसका पीएच लाई करता है। टमाटो जूस की बात करें, टमाटो जूस भी आपका एसिडिक होता है, इसका पीएच भी 4.1 टू 4.6 की रेंज में लाई करता है। ओके, अब हम बात करें टैप वाटर की, तो टैप वाटर आपका न्यूट्रल तो नहीं होता, या तो आपका क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, इम्प्योरिटीज होने की वजह से या तो ये आपका थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है या फिर थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो जो टैप वाटर का जनरली जो रेंज लिया है वो 6.5 से 8.5 तक लिया है और ये रेंज जो है एक्सेप्टेबल है। अब हम अगर 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन की बात करें तो 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन आपका 14 पीएच वैल्यू 14 देता है, तो हाईली बेसिक में आ जाता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस हाईली बेसिक। और अगर HCl की बात करें 1 मोलर HCl, तो इसका पीएच वैल्यू आपका 0 रहता है, तो ये हाईली एसिडिक। तो कलर तो हम यहाँ पे बता ही सकते हैं कि 14 है तो आपका ब्लू कलर है और HCl में 0 है तो आपका ऑरेंज कलर है। तो पीएच पेपर से हम कलर बता सकेंगे, जो भी पीएच वैल्यू गिवन होगी उससे हम इस पीएच पेपर पे देख के कि ये कलर कहाँ पे आता है तो हम उसके अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू बता सकते हैं और हम उसका सब्सटेंस का नेचर क्या है वो भी बता सकते हैं। तो आई थिंक ये जो पीएच पेपर का कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं कि जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि कितने नंबर ऑफ एच आयन रिलीज हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, कितने नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि आपके एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है। मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें हमारे नंबर ऑफ आयंस एच आयन कितने प्रोड्यूस हुए हमने नोट डाउन किया,
सेम कंसेंट्रेशन का हमने एसिटिक एसिड लिया और उसमें भी हमने देखा कि नंबर ऑफ एच आयन कितने प्रोड्यूस हुए, तो हमें मिला कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें जो नंबर ऑफ एच आयन प्रोड्यूस हुए दे आर हायर देन नंबर ऑफ एच आयन प्रोड्यूस्ड इन एसिटिक एसिड। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक एसिड। मतलब जितने आपके एच आयन का अमाउंट रिलीज, जो एच आयन है उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा, आपकी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो आप बता सकते हो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा आपका वीक एसिड है। सिमिलरली अगर आपके नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस्ड हाई है सॉल्यूशन में तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस कम है तो आपका वीक बेस है। तो जैसे यहाँ पे जब हम बता रहे हैं कि pH आपका 14 है, तो आप H आयन का कंसेंट्रेशन देखिए कि H आयन का कंसेंट्रेशन कितना, 10 टू पावर -14, मतलब 10 टू पावर -14, 1/10 टू पावर 14 कैलकुलेट करके देखिए 0.00 कितनी जीरो और फिर 10 टू पावर -14 आता है। तो मतलब H आयन कंसेंट्रेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा कि कैसे हम स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। अब हमने ये पीएच तो देख लिया। अब जैसे हमने शुरू में ही बोला था कि जो कोई भी कॉन्सेप्ट हो साइंस का, अगर हम उसको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करेंगे तो हमारे लिए उस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे पीएच सेंसिटिव होते हैं। ये देखिए, जो हमारा अगर ह्यूमन बॉडी के पीएच रेंज की बात करें तो ये जनरली 7 से 7.8 की रेंज में लाई करता है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे जो नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज में ही वो सर्वाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मान लो 7 टू 7.8 है तो 5 आ गया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 आ गया तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जब पीएच लेवल आपका ड्रॉप हो जाता है, बॉडी का पीएच लेवल, तो प्रॉब्लम होती है। और ये अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है दैट इज अराउंड अबाउट 7.4। तो अभी जैसे कई बार क्या होता है कि रेन वाटर है, तो रेन वाटर में क्या होता है कि पीएच आपका लेस देन 5.6 हो जाता है। वो हमने डिस्कस किया था कि एसिड रेन कैसे बनती है, क्योंकि कुछ एटमॉस्फेयर में हमारे जैसे सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, और जब बारिश आती है, बारिश में मतलब पानी क्या है हमारा, H2O है। तो जो H आयन जो हमारे वाटर से वो अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, उनके साथ कंबाइन कर लेते हैं तो H2SO4, HNO3 मतलब आपके एसिड बना देते हैं। फिर जो रेन नीचे गिरती है वो हमारी एसिड रेन हो जाती है। तो जब ये एसिड रेन रिवर्स में जाती है तो वहां पे रिवर वाटर का पीएच भी कम कर देगी, क्योंकि एसिड का पीएच तो कम होता है ना। 7 से बिलो जब आपका 0 की तरफ मूव करता है तो वो आपका एसिड हो जाता है। तो अगर पीएच 5.6 है, इट मीन्स आपका एसिडिक है ये रेन वाटर, तो एसिडिक है। और जब ये एसिड रेन का वाटर आपका रिवर्स में जाएगा तो रिवर के जो वाटर है उसका पीएच भी कम हो जाएगा, और उसका पीएच कम हो गया तो आपका रिवर वाटर भी एसिडिक हो गया। तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेरियंस है, उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर में एसिडिक लेवल बढ़ गया है। अच्छा, थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनपे एसिड्स का क्या लेवल होगा। यहाँ पे बात की है वीनस की। वीनस आपको पता है ये सन के सबसे पास में मर्क्यूरी, देन वीनस, और उसके बाद आता है अर्थ। तो जो हमारा अर्थ का सिस्टर प्लेनेट बोलते हैं वीनस को, तो वीनस पे क्या है, वीनस का जो ऐसा एटमॉस्फेयर है कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्लाउड्स हैं, थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के वीनस के एटमॉस्फेयर में। तो मान लो इतना एसिडिक एटमॉस्फेयर है तो क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? ये थोड़ा सोचना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब ये देखिए, अगर आप सोयल के पीएच की बात करोगे तो सोयल में भी क्या है कि पीएच का रेंज बहुत वेरी करता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप जाओगे तो आपका पीएच रेंज वेरी करेगा, है ना। लेकिन आपको क्या देखना है कि एक प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए कितना पीएच रिक्वायर्ड है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जहां पे भी मतलब आपको क्या है कि आप थोड़ा सा जहां पे प्लांट्स हैं उस प्लांट के नीचे की जो सोयल है आप उसको कलेक्ट कीजिए, और आप मान लो 5-7 जगह से जहां पे भी प्लांट है उस सोयल को कलेक्ट कीजिए और उसका देखिए कि पीएच वैल्यू क्या आ रहा है। फिर आप नोट कीजिए कि जो हेल्दी प्लांट्स हैं वहां पे पीएच वैल्यू क्या है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एक प्लांट की हेल्दी ग्रोथ चाहिए तो आपको पीएच वैल्यू कितनी मिलेगी।
अच्छा, यहाँ पे जैसे हमें ये देखना है कि हमारे प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ हो, लेकिन कहीं पे जैसे हम देखेंगे कि ड्राई एरिया है, कहीं पे रेनफॉल बहुत हाई है, कहीं पे डिजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो हर जगह का पीएच वैल्यू वेरी करता है। अगर हम एक ये बात करें कि पीएच वैल्यू अगर सोयल का 6.5 से 7.5 तक जाता है, तो हम उसको पीएच वैल्यू मतलब सोयल के लिए न्यूट्रल वैल्यू की रेंज में उसको कंसीडर करते हैं। तो ये अगर आप करना चाहें, अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल खुलने के बाद अगर आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स करना चाहें पीएच पेपर के साथ, तो आप सोयल का पीएच देख सकते हैं कि कैसे जो है सोयल का पीएच डिफरेंट एरियाज में वेरी करता है। अब हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की वैल्यू क्या है। तो ये देखिए, मतलब ब्लड का पीएच आपका 7.4 के अराउंड है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम पीएच की बात करें, तो हमने क्लास 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और अगर आपका एसिड रिलीज होगा तो जो आपका फूड है वो एसिडिक हो जाता है, और फूड एसिडिक होगा तो इट मीन्स आपका क्या है कि पीएच वैल्यू वहां पे कम हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि हम ये जो आपका एसिड है ना, ये हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, कई बार इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका एसिड जरूरत से ज्यादा स्टमक में रिलीज हो जाता है, तो तब आपको पेन और इरिटेशन प्रॉब्लम होती है। अब इस पेन से रीड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमने बताया था कि अगर एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो कुछ बेसिक सब्सटेंसेस लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हम कुछ एंटासिड लेंगे, बेसिक सब्सटेंस लेंगे। तो एक रेमेडी जो सजेस्ट की जाती है कि आप कुछ जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक माइल्ड बेस है, तो इसको इसलिए लिया जाता है कि जो आपका एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रल कर सके। तो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे वेरी करता है, और जब एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होता है तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम कौन सा बेस यूज करें। अच्छा, यहां पे हम बात करेंगे कि टूथ डिके होता है, तो उसमें मतलब कैसे पीएच चेंज होता है जो कि आपका टूथ डिके का कारण बनता है। देखिए, टूथ डिके क्यों होता है कि जब हमारे माउथ में जो पीएच है वो लेस देन 5.5 हो जाता है, तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा कि जो हमारे टूथ का इनामेल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, मतलब एक क्रिस्टलिन फॉर्म है कैल्शियम फोस्फेट का। तो ये क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है कि मेन मिनरल्स कंपोनेंट ऑफ टूथ कौन कौन से हैं। जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ टूथ हैं वो है कैल्शियम और फोस्फेट, और ये जो इनेमल है ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। होगा क्या, जनरली वाटर में डिजोल्व होता नहीं है, लेकिन जब आपके माउथ में पीएच बिलो 5.5 हो जाती है, मतलब आपके माउथ में एसिडिक नेचर हो जाता है, तो आपके टीथ जो है कोरोड होना शुरू हो जाते हैं। ये एसिडिक होता क्या कैसे है, क्योंकि माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और हमने बताया कि जो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड कब प्रोड्यूस करते हैं? जब भी हम खाना खाते हैं, खाना लिया, खाने में शुगर है, तो उस शुगर को डिग्रेड करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि हम खाना खाने के बाद कुछ जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो माउथ में रह जाते हैं, और जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उस जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको डिग्रेड करते हैं, तो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और यही एसिड है जो पीएच लेवल को कम कर देता है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एसिडिक इफेक्ट आ रहा है, एसिड हमारे टूथ को डिके कर रहा है, तो हम कुछ ऐसा लें कि या तो मतलब एक बार उसको क्लीन कर लिया माउथ को, आफ्टर ईटिंग फूड आप अच्छे से क्लीन कर लो, या फिर हम ऐसा टूथपेस्ट यूज करें जो जनरली बेसिक हो, ताकि जो एसिड का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो इस प्रकार अगर हम कुछ ऐसे रेमेडी सोचेंगे तो टूथ डिके को बचाया जा सकता है। एक और पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए, कई बार एनिमल्स बाइट कर देते हैं, कई बार कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एसिड रिलीज करते हैं, तो तब हम क्या करें? ये देखिए, कई बार हनी भी आपको बाइट कर देता है, तो बी में हमने देखा था एसिड रिलीज करती है वो, और जो एसिड होगा उससे आपकी बॉडी पे, स्किन पे पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो अगर उस एसिड इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम एक माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा हमने यूज कर लिया, जहां पे आपका बी ने कट किया है वहां पे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को रब कर लेते हैं, तो इट गेट रिलीफ।
अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मान लो पौधे होते हैं जैसे नेटल लीव्स है, तो नेटल लीव्स अगर आपको आपकी स्किन के साथ टच कर जाता है तो वहां पे आपको बर्निंग पेन जैसा सेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि नेटल लीव्स वहां पे जहां पे भी आपको टच करेंगे मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं। तो इस मेथेनोइक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए वही अगेन हम क्या करेंगे, कोई ऐसा सॉल्यूशन यूज करेंगे जो बेसिक इन नेचर हो ताकि एसिड इफेक्ट को न्यूट्रल किया जा सके। तो यहाँ पे ये जो नोट दिया है कि नेचर में भी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये जो नेटल प्लांट है, नेटल एक हर्बेसियस प्लांट है जो जनरली जंगलों में ग्रो करता है, और इसके जो स्टिंगिंग हेयर्स हैं, इसके लीव्स के अंदर स्टिंगिंग हेयर्स रहते हैं। जब भी वो आपको एक्सीडेंटली टच कर जाते हैं तो एक पेनफुल स्टिंग रहता है, और इसका कारण क्या है, मिथेनोइक एसिड, इन इन लीव्स में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन पे रिलीज होगा। अब इसके लिए ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है, जहां पे देखो नेचर में कुछ चीजें ऐसे हैं कि जहां पे अपने आप न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जंगल में जहां आपको नेटल प्लांट मिलेगा उसके पास में ही आपको डोक प्लांट मिलेगा, और डोक प्लांट के लीफ को अगर आप रब करोगे जहां पे आपका नेटल लीव्स टच किया है तो आपको एक रिलीफ मिलेगा। तो ये एक ट्रेडिशनल रेमेडी है। और यहाँ पे देखिए जो डोक प्लांट है दे जनरली ग्रो बिसाइड्स द नेटल्स इन द वाइल्ड। अब आप ये बताइए, डोक प्लांट रब करने से हमारा जो नेटल प्लांट जहां पे टच किया था तो हमें जो पेन हो रहा था उस पेन से हमें रिलीफ मिला। हमने ये बताया कि जो नेटल प्लांट है उसने मिथेनोइक एसिड रिलीज किया था। तो अब आप मुझे बताइए कि डोक प्लांट आपका क्या रिलीज करेगा। तो यहां से आप डोक प्लांट के जो सिक्रीशन का नेचर आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम अगेन बात कर रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की। तो न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब एसिड के ऊपर बेस आएगा तब न्यूट्रल होगा। तो डोक प्लांट में जो सिक्रीशन होगा उस सब्सटेंस का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। यहाँ पे जो टेबल 2.3 दी है इसमें कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के नाम दिए हैं, ये आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड है, ऑरेंज या जनरली जो आपके खट्टे फ्रूट्स रहते हैं सिट्रिक एसिड रहता है, लेमन में सिट्रिक एसिड रहता है। अच्छा, ये जैसे आंट स्टिंग हुआ या जैसे नेटल लीफ का स्टिंग हुआ तो इसमें मिथेनोइक एसिड रहता है। आपके टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड रहता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड रहता है, और कर्ड में लैक्टिक एसिड रहता है। तो ये आप जैसे कर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कर्ड में कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे, या फिर जब भी जैसे आप कर्ड खा रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि यस इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। जब आप लेमन या ऑरेंज ले रहे हैं, यस इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। टोमेटो ले रहे हैं तो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। जब आपको चींटी काट जाती है या फिर आप कहीं मतलब गए और आपको लगा कि यस किसी पेड़ के छूने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जलन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एसिड है। जैसे आंट और नेटल में हमने बताया मिथेनोइक एसिड है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।